स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ामिनेशन है मिड टर्म का सोशल साइंस का 2023, जो कि आपका 17 अक्टूबर 2022 की डेट में एग्ज़ाम हुआ है। इसके सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये 10th क्लास का एग्ज़ाम है, 3 घंटे का पेपर था आपका, 80 मार्क्स का। तो सेक्शन जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही सेक्शन डिवाइड हो रखे हैं। फर्स्ट 5 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन 1 से 27 तक के MCQ, सेकंड सेक्शन में 28 से 31 तक के शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सेक्शन C जो है वो 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन। सेक्शन D है वो सारे केस बेस्ड हैं। और सेक्शन E जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ज्योग्राफी। तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही क्वेश्चन पेपर है। उसमें सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 27 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको 1 से 12 तक के इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फ्रांसीसी क्रांति, अब मैं इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ बताऊंगी। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया था, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया था और पृष्ठभूमि नागरिकता के विचार पर बल दिया गया था। अगर हम बुक में देखें तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक नहीं दिया गया, तो इसमें केवल 2 सेकेंड और थर्ड आंसर हो जाएगा। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे जोर नहीं दिया गया था। नेशनल लैंग्वेज पे नेशनल लैंग्वेज जो है लगाई गई थी, और आइडिया ऑफ फादरलैंड और सिटीजनशिप का लाया था, और जो राष्ट्रीय गान वगैरह ये सब हुआ था। बट हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो इसकी मार्किंग स्कीम आएगी वो भी मैं डाल दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कासन लीची के कारण होता है। ये मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो काजू की कृषि के लिए हमने पढ़ा था रेड लेटराइट मृदा, तो इसमें आपका लेटराइट मृदा हो जाएगा, बाकी नहीं है। तो इसमें आपका C ऑप्शन है करेक्ट है। दीपक के राज्य में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। बताइए वह संभवतः किस राज्य की? अब कपास आपको पता है, यानी जो कॉटन है, कल्टीवेशन कॉटन का, वो कौन कौन से स्टेट में होता है? तो वो महाराष्ट्र में होता है, झारखंड में नहीं होता, छत्तीसगढ़ में नहीं होता, सिक्किम में नहीं होता। तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट है। सही जोड़े की पहचान करिए। समवर्ती सूची प्रतिरक्षा, समवर्ती सूची मृदा, समवर्ती सूची विवाह या समवर्ती सूची कृषि। तो इसमें हम देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ऐसी लिस्ट है जहाँ पे ना तो यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी देख सकती है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकती है। तो इसमें मैरिज जैसे टॉपिक, एजुकेशन टॉपिक वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें आपका C ऑप्शन करेक्ट है। मनी तो सिर्फ मनी का तो टॉपिक वो सेंट्रल वाला देखती है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी के क्षेत्रीय वितरण का एक उदाहरण नहीं है? तो वो दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में प्रेशर ग्रुप नहीं आता। अब हमें पता है फिशिंग वगैरह जितने भी होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर होते हैं। जो मनी का जो इन्वॉल्व है फिशरी में, अब बताइए कौन से सेक्टर से है? तो वो प्राइमरी सेक्टर से है। यानी मनी का मत्स्य पालन का कार्य करती है। वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें आंकड़ों का अध्ययन कीजिए। आपको ये आंकड़े देखने हैं। अब बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है, यानी सब में ज़्यादातर थोड़ा समान है, थोड़ा बहुत ही अलग होगा। 1000, 1500, 6000, बहुत डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो 8000, 6000, 2000, इसमें भी 4000 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 9000, 8500 और 8000, इसमें सिर्फ 500 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा नहीं है। इसमें 5000, 2000, 7000, तो इसमें 3000 का डिफरेंस है। और इसमें तो बहुत काफ़ी डिफरेंस है। तो आप देखिए C ऑप्शन, यानी देश जो 3 है, देश 3, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंकड़े को देख के वही क्वेश्चन करना था आपको। मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का बताना था, तो उसमें कंट्री थर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसे हिंदी में, मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताती हूँ। जो 1848 में जो नेशनलिज्म यूरोप था वो मूव्ड अवे विद एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के व्यक्त से वो मूव हो गया था। और द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है एकदम, ये 1848 में ही हुआ था, नेशनलिज्म यूरोप मूव। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन इन 1832, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बट आप देखिए ये इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, कि नेशनलिज्म रिलेटेड कुछ बता ही नहीं रही, और ये भी इससे पहले वाली बात है, ये 1832 की, 1848 की, तो कोई मैच नहीं हो रहा। तो इसमें आपका B ऑप्शन, यानी दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू है।
बट जो असर्शन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो बी ऑप्शन। 9th में भी यही है, भारत में वन्य जीव अधिकतम 1972 को लागू किया था, तो यस ट्रू। वन्य जीवन एवं वनों में तेज गति से हो रहे हार्स के कारण वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। अब ये क्यों लागू करा गया, क्योंकि वन्य जीव बहुत तेजी गति से ख़त्म हो रहे हैं, तो करेक्ट असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है। यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, क्यों हुआ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का कंजर्वेशन ज़रूरी है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा भारतीय समाज है वो पितृ समाज है, पितृ प्रधान है, यानी जिसमें जो पापा होते हैं, यानी जो मेल कैंडिडेट होता है वो ज़्यादा प्रधान होता है, यानी वो उसको ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि महिला शिक्षा के मामले में भारत आज भी पिछड़ा है। अब महिलाओं को शिक्षित नहीं करा जाता इसलिए, और जो मेल्स हैं ना उन्हें, वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो इक्वालिटी देख सके, तो ये रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। यानी जो इंडिया सोसाइटी है वो पार्शियल सोसाइटी है, यानी पिता इसमें सबसे नंबर 1 होते हैं, या फादर या भी कोई भी मैन जो कि नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वुमेंस की एजुकेशन में अभी भी बैकवर्ड है, इसलिए वुमेन को कुछ नहीं माना जाती और आज भी पार्शियल सोसाइटी है। तो इसमें भी असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 11th क्वेश्चन, बांग्लादेश एक विकासशील देश है, बांग्लादेश में बहुत अच्छी समाज सुविधाओं का अभाव है, यानी जो बांग्लादेश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री होती है जिनका डेवलप अभी चल रहा होता है, तो बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री चल रहा है, तभी उसमें गुड फैसिलिटीज़ कम है, क्योंकि वो अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसमें असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। अब अ कंट्री हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक देश में जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल, उसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो डेवलप्ड ही होगा, यानी विकसित के रूप में जाना जाता है। बट अब लास्ट ये सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने विकासशील करा था और डेवलपिंग मतलब विकासशील करा था आंसर, तो वो आंसर जो विकासशील है वो गूगल पे आ रहा है, गूगल पे जो विकासशील आंसर है वो करेक्ट है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम या चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ें तो सी आंसर यानी विकसित आंसर करेक्ट होगा, तो जिन्होंने सी करा है वो करेक्ट है आंसर, पर डेवलपिंग हमारा जो है वो आंसर गूगल के माध्यम से सही आ रहा है, बट यहाँ पे ये जो है बुक के माध्यम से वो हमारा रॉन्ग है, तो आपको गूगल से नहीं अपनी बुक से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से, तो आपका डेवलप्ड आंसर है। 13 से 15 तक की सही व गलत आंसर बताइए, तो जो बादशाह कवच है वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है, ट्रू, यही तो सही है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है, तो ये भी ट्रू, इंग्लिश में भी वही होगा। ब्रीज प्लेट जो है वो सिंबल है जर्मन एम्पायर का, तो ट्रू है, और स्वॉर्ड जो है वो रेडीनेस यानी फाइट के लिए एकदम रेडी है, वो उसका सिंबल होता है मुकाबले की तैयारी का। नेक्स्ट है, देयर हैज़ बिन डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे वाटर डिप्लीशन होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो यस ट्रू है आंसर। और द कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन इज श्रीलंका, तो श्रीलंका है क्या यूरोपियन यूनियन की कैपिटल? नहीं, ब्रुजेल है, तो इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा। फिर है यहाँ पे 16 से 19 तक के आपको सही करेक्ट करने हैं। बिस्मार्क रिलेटेड किससे? जर्मनी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप जर्मनी ही लिखेंगे, क्योंकि यूनिफिकेशन बिस्मार्क ने करवाया था, जर्मनी का, इटली का नहीं कराया था। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1987, ये जो ब्रंटलैंड कमीशन है जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और जो ब्रुटल कमेटी थी उसे ही मिला के ब्रंटलैंड कहा जाता है, तो उस कमीशन को, वो जो कमीशन है वो 1987 में इम्प्लीमेंट हुई थी, 10 साल पहले की बात है ये इसमें, तो आपको एक से एक को करेक्ट करके 1987 करना था। तरबूज खरीफ की एक फसल है, तो नहीं, तरबूज जो है वो हमारी ज़ैद की फसल है, तो आप वाटरमेलन इज़ अ खरीफ क्रॉप, नहीं ज़ैद क्रॉप, तो खरीफ की जगह ज़ैद लिख देंगे। और इसका अथवा भी क्वेश्चन है, पी इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो पी भी हमारी खरीफ क्रॉप नहीं है, वो हमारी राबी क्रॉप है, तो इसमें राबी हो जाएगा, यानी राबी क्रॉप। स्पेन साथ आकर संघ बनाने का एक उदाहरण है, तो स्पेन जो एग्जाम्पल है वो होल्डिंग टुगेदर का होता है, होल्डिंग टुगेदर, यहाँ पे कमिंग टुगेदर की जगह मैंने आपको फेडरेशन में बताया था, फेडरलिज्म 2 टाइप्स का होता है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, तो इसमें पकड़ के जो वाला होता है, पकड़ के जो रखना होता है उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आप लिख देंगे, स्पेन उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है
ब्रुसेल में भाषिक लोग बहुसंख्यक हैं, तो ब्रुसेल उसकी राजधानी में बताना है। तो राजधानी में फ्रेंच जो लोग बोलते थे वो मेजॉरिटी में थे, उनकी फ्रेंच, हाँ, तो फ्रेंच पीपल थे, वो मेजॉरिटी में थे ब्रुसेल में। भारत संविधान में डैश भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हमने देखा कि इंडिया को भी राजभाषा का, और 22 लैंग्वेज उन्हें स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, पर धीरे धीरे इंग्लिश भी आ गई। तो बट हमें पहले तो हिंदी बोला गया था ना, तो आप इसमें हिंदी बताना है। और 22 लैंग्वेज जो है वो 22 लैंग्वेज स्टेटस है ऑफिशियल लैंग्वेज पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसमें 22 भी आ सकता है और हिंदी भी। करेक्ट आंसर हिंदी होगा। वो डिस्क्राइब मजनी एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, तो मजनी को किसने बताया था कि डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का, तो वो डूके मेटरनिच ने बताया था, मेटरनिच। तो ये आप हिंदी में इसका जो नाम है आप पढ़ लेंगे। किसने मजनी को सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? कंजर्वेटिज्म, जिनकी रूढ़िवादी सोच होती है, यानी रूढ़िवाद को समझाइए, तो जिनकी रूढ़िवादी सोच होती है और जो चेंज चाहते हैं बट स्लोली चाहते हैं, और पास्ट की रिस्पेक्ट भी क्या चाहते हैं कि पास्ट की रिस्पेक्ट करी जाए, उन्हें कंजर्वेटिज्म कहते हैं, यानी रूढ़िवाद कहते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनक्लास फॉरेस्ट? तो अनक्लास फॉरेस्ट यानी अवर्गीकृत वन से आप क्या समझते हैं? तो अवर्गीकृत वन होता है जिसमें पब्लिक भी जिसमें जो प्राइवेट ओनर्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही इसमें काम कर सकती है एक साथ, या तो ये कर लेगी या तो ये कर लेगी। और लोगों का जाना भी लोगों का जाना कोई मना नहीं है यहाँ पे। पब्लिक फैसिलिटीज जस्ट लाइक पब्लिक एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग, माइनिंग वगैरह सब कर सकते हैं। और इसकी से जो लैंड होती है ना अनक्लास फॉरेस्ट में, ऐसी लैंड आता है, ऐसा फॉरेस्ट एरिया आता है जो काम का नहीं है, जस्ट लाइक वेस्ट लैंड, एरिड लैंड, ये सब अनक्लास फॉरेस्ट में आता है। वट वाज भूदान मूवमेंट? तो भूदान मूवमेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो भूदान मूवमेंट जो मूवमेंट था, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 20वीं शताब्दी के 5वें दशक यानी 1952 की बात है। 1952 में वो जो भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे के नाम सुना होगा आपने, बुक में इसके बारे में दे रखा है। विनोबा भावे और गांधीवादी, जो गांधी के जो एक विनोबा भावे थे और एक गांधी जी थे, गांधीवादी विचारों पर चलते हुए रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। उन्होंने सार्वजनिक समाज की स्थापना करी और ये रचनात्मक कार्यकर्ताओं का आगलिक भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से यानी हिंसा का यूज़ नहीं करना, उसका समाज परिवर्तन लाना था। इंग्लिश में भी आप लिखेंगे, इट वॉज इनिशिएटेड बाय गंधियन विनोबा भावे इन 1951 यानी 1952-51 से ही पोचमपल्ली विलेज में, पोचमपल्ली जो भूदान मूवमेंट था वो अटेम्प्ट करा था कि वो जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं टू वॉल्चुनरी गिव अप परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल, यानी जो लैंड ओनर्स है वो अपना लैंड लैंडलेस फार्मर को देंगे। फिलोसफिकली जो भावे थे यानी विनोबा भावे, वो एक इन्फ्लुएंस थे महात्मा जी के सर्वोदय मूवमेंट से और ग्राम स्वराज से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट इनैक्टेड? तो वो 2005 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी की किस व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा जाता है? या विच सिस्टम ऑफ 19th सेंचुरी वाज नेम्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी? तो न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी को वो कहा जाता है, जो आपने पढ़ा नहीं था कि 19 इंडेंचर्ड लेबर को, यानी ऐसे लेबर्स को इंडिया से ब्रिटेन ले जाया जाता है, उन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। तो यही सिस्टम 19th सेंचुरी, पूरा मैं नहीं लिख रही, आप लिख लेंगे 19th सेंचुरी में, ऐसे लिख देती हूँ 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड, इस सिस्टम को 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड, यहाँ स्पेलिंग नहीं आ पाएगी, यहाँ लिख देती हूँ नीचे INDENTURED। तो 19th सेंचुरी इंडेंचर इस सिस्टम को कहा जाता था। क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, क्योंकि जो इंडेंचर्ड लेबर थे उन्हें ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में ले जाया जाता था एज अ स्लेवरी। तो इंडेंचर्ड का मीनिंग जो हिंदी में वो आप वहाँ पे लिखेंगे। रास्ता फरीनाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुँचाया? तो इंडेंचर को यहाँ पे मुझे याद आ गया, इंडेंचर को कमौती भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे तो कमौती 19th सेंचुरी कमौती की जो प्रणाली थी उससे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ता फरीनियावाद को किसने ख्याति के शिखर पर पहुंचाया? तो रास्ता फरीनियावाद यानी वो मेड रास्ता फरेजनम फेमस। तो एक नाम था आपका एम से, हिंदी में माँ से नाम था मार्कस
गार्वे जो थे उन्होंने रस्ताफरिज्म यानी रस्ताफरीनावाद को फेमस करा था। तो ये नाम इसमें आपको आंसर में लिखना था। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म डेंजरस क्यों है। तो कम्युनलिज्म क्या होता है, जब कि सबसे पहले आपको कम्युनलिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर लिखेंगे। तो कम्युनलिज्म वो होता है जब किसी एक रिलीजन के कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन को सुपीरियर यानी अपने धर्म को सबसे बड़ा उच्च मानने लगते हैं, उसे कम्युनलिज्म कहते हैं या उसके कम्युनलिज्म की भावना आने लगती है। अब ये डेंजरस कैसे, यानी ये खतरनाक कैसे, कोई एक कारण बताना है तो इसका एक कारण हो जाएगा कि लोग अगर डेंजर होगा यानी लोग जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं वो किसी छोटे धर्म के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, तो ये एक कारण हो जाएगा, इसलिए ये डेंजर है। जाति के अंदर राजनीति से आप क्या समझते हैं, तो वो पॉलिटिक्स इन कास्ट वाले टॉपिक से आपको लिखना था। खंड का यानी बी है, सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमृत अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। कथन का निर्यात कीजिए। जो सारे सोशल ग्रुप्स थे वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उससे उन्हें अच्छे से मतलब ही नहीं था या प्रभावित ही नहीं थे। जस्ट लाइक स्वराज का जो असली मतलब था वो अपनी देश से आज़ादी पाना यानी देश में आज़ादी लाना, इंडिपेंडेंस ऑफ नेशन था। बट जो पीसेंट से उन्हें क्या समझ आ रहा था, स्वराज का मतलब है कि जो मेरा किसान जो मेरे से लोन लेता है वो मुझे कम करा दे, यानी लैंडलेस फार्मर को ज़मीन मिल जाए। और जो ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग सोचते थे कि मुझे फॉरेस्ट में वापस जाने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्होंने फॉरेस्ट जाने से मना कर दिया था, उन्होंने लॉ बना दिया था। तो ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोगों के लिए जो फॉरेस्ट में जाना ही उनके लिए स्वराज का मतलब हो गया, और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके लिए तो यही मतलब था। तो ये सब आपको लिखना था इसमें। 29 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स आपको बताने हैं, तो कौन कौन से हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन का आपका लिटरेसी रेट, और हेल्थ एंड फर्टिलिटी का आपका पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में लिखना था आपको। कंपेयर बिटवीन ऑफ स्टेप्स टेकन बाय पॉलिसी मेकर ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, यानी आपको श्रीलंका और बेल्जियम के नीति निर्माताओं यानी जो इनके गवर्नमेंट ने देश को अलगाववाद यानी उनके अलगाववाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए, यानी उन्होंने एक पॉलिसी में बनाई जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की एलिनेशन की भावना को स्टॉप करने के लिए। तो क्या मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ। बेल्जियम ने क्या किया था, बेल्जियम के लोगों ने सबसे पहले जो डच स्पीकिंग लोग हैं और फ्रेंच स्पीकिंग जो फ्रेंच बोलते हैं उन दोनों को इक्वल बोल दिया। और जो ब्राज़ील है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जो उसकी कैपिटल थी। और जो ब्राज़ील में जो स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि वो कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एक नई टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी फॉलो करी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और 4 चेंजेस भी लाए गए थे, 4 चेंजेस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में 1918 से लेकर 1986 तक 4 चेंजेस लाए गए थे, वो आपको लिखना था कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो अच्छे से अच्छे कोई भी सुधार करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते थे और वही फॉलो होता था। तो ये तो हो गई बेल्जियम की बात। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म जिसकी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वही उसको दे दी, तो सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सिनाला जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जितने भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी सिनाला को मिलने लगी। तमिल्स को क्या कहते हैं, उन्हें एलिनेट करा गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा गया, उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था। और इससे तमिल वालों को गुस्सा आ गई और उनकी डिमांड्स भी नहीं पूरी करी जा रही थी, तो तमिल वालों को आ गई गुस्सा और उन्होंने सिंघाला इसके साथ लड़ लिया, यानी सिविल वॉर हो गया। एक ही देश में जो लड़ाई होती है वो सिविल वॉर हो जाता है। तो दोनों ने अलग अलग करा और यहाँ पे तमिल के लोगों की बहुत सारी जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई गई। ये सब हुआ, इसमें आपको लिखना था। 31 है, बेरोज़गारी के उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो बेरोज़गारी क्या होती है, यानी जब आप काम के लिए एप्लीकेबल हों, यानी आपको काम आता है बट आपको काम नहीं मिल रहा, तो वो बेरोज़गारी होती है। उदाहरण सहित बताना है आपको कि आप जॉब के लिए अप्लाई करने गए बट आपके लिए जॉब ही नहीं है, बट आपको नॉलेज तो है उस काम की बट आपको जॉब अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बेरोज़गारी वगैरह होती है। रोजगार के संगठित या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता है।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी संगठित क्षेत्र के बारे में एक संक्षिप्त नोट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, फेयर वेजेस, यानी आपको एकदम अच्छे पैसे मिलते हैं, और फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, यानी आपको ज़्यादा कम टाइम तक काम नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं ये सारे। और इसमें हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि और ये पेंशन मिलती है रिटायरमेंट में, और अगर छुट्टी करें तो उसमें भी पैसे मिल जाते हैं। एंड सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी हमें जो हमारी जो ड्यूटी है वो कोई भी ऐसे ही निकाल नहीं सकता, हमें सिक्योर होती है एकदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्लानिंग इज वाइडली एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी फॉर ज्यूडिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए योजना एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है इंडिया में होती है, तो क्या वो ज़रूरी है, आपको इसे बताना है। तो हाँ ज़रूरी है, आपको ये लिखना था, यस इट इज़ क्रूशियल एंड इसके रीज़न। अब रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है इंडिया में, वो भी आपको बतानी थी। तो आपको पता है जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है, अब ये एक पॉइंट्स के साथ लिखते हैं कि प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है वो पूरा अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स के साथ होता है। और इंस्टीट्यूशन भी जो सेट होते हैं वो डेवलपमेंट, उनका कि डेवलपमेंट कितना होगा, ये सारे प्लान्स के साथ होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना था। जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है वो पूरे नेशन डेवलपमेंट प्लान, यानी पूरे नेशन के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपने एक प्लान बनाया तभी आपने सोचा। देन थर्ड आप इसमें लिखते जो इन्वेंट्री है रिसोर्सेज की, वो सर्वे कर रही है, मैप कर रही है, क्वालिटी, मतलब आप क्वालिटी देख रहे हैं, आप मैपिंग देख रहे हैं कि कहाँ कितना एरिया। तो ये प्लानिंग होती है, किसी चीज़ को करने से पहले आप प्लान करते हैं ना, वही आपको इंडिया का से रिलेटेड बताना था। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वॉज स्टैंडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 1900 डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब 1992 के संविधान के संशोधन से माध्यम से भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया। कथन का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो 1992 में एक संविधान में चेंज आया कि विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में आया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पंचायती राज सिस्टम होता है 1992 में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट होता है। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज लाया गया और डिसेंट्रलाइजेशन आया इंडिया में, यानी लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इसमें अब क्या क्या इसके पॉइंट्स थे वो आपको लिखना था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉलो होगी। तो रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे, यानी ज़्यादातर हर वीक में या हर मंथ में या हर साल में ऐसे इलेक्शन होंगे। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होगी। 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो कि कंडक्ट करवाएगी रेगुलर इंटरवल में। और यहाँ पे इसमें और पॉइंट्स आप लिखते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्हें रिवेन्यू भी देगी, पैसे देगी कि लोकल गवर्नमेंट को, और पावर्स देगी, वो इसमें आपको लिखना था। नेक्स्ट है किसी एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है उदाहरण के माध्यम से। तो हाँ, डेवलपमेंट किसी वन पर्सन की, वो जस्ट लाइक हम इसका आपको एग्जांपल लिखना था। अगर हम कहीं डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डैम जहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ से लोग माइग्रेट करे जा रहे हैं, यानी वहाँ से लोग को हटाया जा रहा है, तभी तो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यहाँ जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनके लिए तो अच्छा है कि यार डेवलपमेंट होगी, पानी आएगा, बिजली बनेगी। बट जो लोग यहाँ से हटाए जा रहे हैं उनके लिए तो उनका घर छीन लिया, अब वो कहाँ रहेंगे। उन्हें पैसे मिलते हैं बट जो जैसी फैसिलिटीज़ वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं उन्हें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, और कोई दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी होते हैं। या फिर आपको कुछ और करना था, आय के अतिरिक्त कौन से कारक हैं। आय के अतिरिक्त आपको पता है इनकम के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपनी लाइफ में। तो इनकम के अलावा हमारा एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटीज़, और यहाँ पे हम और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपनी लाइफ में, वो आपको लिखने थे। सत्याग्रह का अर्थ होता है स्पष्ट कीजिए। भारत में इसके सफल होने के कारण। तो सत्याग्रह होता है सत्य के लिए किया गया आग्रह। 3 सत्याग्रह हुए थे इंडिया में, आपको पता है चंपारण बिहार में हुआ था, खेड़ा गुजरात में हुआ था, और अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। चंपारण इंडिगो प्लांटर्स के लिए होता है,
खेड़ा हमारा कॉटन मिल वर्कर्स, और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए हुआ था। अब ये भारत में सफल कैसे हुए? सफल इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो कुछ चाहते थे कि कोई हमसे मूवमेंट कराए, इन सब से छुटकारा चाहते थे। क्योंकि नील की जो फसल होती थी, वो नील की फसल एक जगह उग गई तो हम उसके अलावा कहीं और नहीं उगा सकते, यानी वो जो खेत है वो नील की एक बार फसल उगने के बाद वो ख़राब हो जाता था। तो यही इससे लोग परेशान थे, और ये मूवमेंट्स इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो लोगों को इस बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा लोग मिले इस सत्याग्रह आंदोलन में, एंड इससे उन्होंने अच्छे से करा। असहयोग आंदोलन जो क्यों चलाया गया, सेम आपका सैम्पल पेपर का क्वेश्चन आ गया, तो यही आपका जानता है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज की बुक में लिखा है कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग करा। अगर वो सहयोग नहीं करते तो वो हमारे पर कभी राज ही नहीं करते। तो ये आपको आगे पूरा लिखना था। अब सेक्शन डी है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस केस को आपको पूरा पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है, आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन 36.1, विच कंट्री वाज वर्ल्ड लिविंग इकोनॉमी। तो प्री वर्ल्ड वॉर से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी किसकी थी? ब्रिटेन की थी। 36.2 यानी सेकेंड पार्ट है इसका, ब्रिटेन ने बोरो करे थे किससे, यानी वॉर के बाद किससे मांगे थे? तो यूएस ही दे रहा था सबको, आपको पता है। नेक्स्ट है 36.3, इन विच कंट्री इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त कौन से देश में उद्योग विकसित होने लगे? तो वो इन भारत और जापान में। इस पैराग्राफ में ही सारे आंसर हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने का कौन सा देश भारी विदेशी कर्जों से डूब चुका था? तो ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज से डूब चुका था, इसमें आपका ब्रिटेन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो आपका इसमें क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारी में भारी इजाफा हुआ था, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 37 भी आपका क्वेश्चन है, पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसे पैराग्राफ को पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर करना है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन वनों की कटाई से रोकना। आप देखिए, संयुक्त वन प्रबंधक नहीं था, उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा नहीं था, तो वन कटाई को रोकना ही था। बीच बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? टिहरी से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट स्टार्टेड? तो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। ये भी आपने या तो पैराग्राफ में से देखिए, और अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट 37.4, अंडर जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट जो विलेजर्स थे और जो गवर्नमेंट थी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो एक साथ काम करती थी। टूरिस्ट नहीं करते थे, टीचर्स नहीं करते थे, डॉक्टर नहीं करते थे। ये तो अपना माइंड का ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन आता। अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम। प्रदूषण से रिलेटेड तो है नहीं, पेड़ से रिलेटेड है। वन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। अब आप देखिए यहाँ पे बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब किसने? ये तो समुदाय नहीं करा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन, वन प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, हम इसका शीर्षक रख सकते हैं, पैराग्राफ का टाइटल, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये औपचारिक रूप शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। बुक हमें पैराग्राफ में दे रखा है, ये आप पढ़ लेंगे पैराग्राफ को भी। नेक्स्ट ये अब क्वेश्चन हमें दे रखा है, बाय वूम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन पब्लिक सेक्टर। तो किसकी वजह से पब्लिक सेक्टर में डिलीवरी इजीली हुई है? तो गवर्नमेंट की वजह से, सरकार के द्वारा। टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को किस क्षेत्र की कमी है? तो वो हमारी प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र की हमारी वो स्टील कंपनी है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है प्राइवेट सेक्टर का किसके द्वारा ओन करी जाती है? वो इंडिविजुअल या किसी कंपनी के द्वारा ओन करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो इनमें से कौन सा है जो इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका स्वामित्व नहीं, यहाँ पे है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र की विशेषता है? तो इसकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, तो यस करना पड़ता है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो हाँ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर का तो यही होता है, प्रॉफिट निकाल लो बस। इसका स्वामित्व यानी ये इसके जो ओनर होते हैं वो या तो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं या कंपनीज होती हैं, तो तीनों ही करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ देम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का फीचर है प्रॉफिट्स अर्न करना नहीं होता, ओनरशिप इंडिविजुअल वो तो प्राइवेट सेक्टर में होती है,
और द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट इन पब्लिक सेक्टर, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों का सरकार का स्वामित्व होता है। ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही ओन करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इसमें आपका पैराग्राफ है एंड देन ये पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन करने हैं आपको। फर्स्ट है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन मेंबर इन लोकसभा इलेक्शन 2019 में 1436 से। एंड आपको देखिए आपका यहीं पे आंसर भी है, तो इसे अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो 14.36 2019 में थे, तो सारा पैराग्राफ में आंसर है, आपको देखना है बस। राज्यों की विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व कितना था, तो 5% से भी कम था, 5% से भी कम। भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। हाँ, महिला के लिए तो नीचे ही है, और इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका की कई विकासशील देशों से भी पीछे है। तो हाँ, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यानी आपका उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से हिस्सा देने को तरीका क्या हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, हम उसे रिजर्वेशन दे सकते हैं या फिक्स परसेंटेज जो है सीट की वो रिज़र्व कर सकते हैं वुमेन के लिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट ही नहीं है। वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट यानी उनमें से भी चुना ही जाएगा, रिस्ट्रिक्ट करते हैं यानी बैन कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। भारत में किस संस्था को महिला को आरक्षण दिया गया है, तो संसद में किस संस्था को आरक्षण दिया है, तो वो स्थानीय सरकारों ने दिया है आरक्षण, वो भी 1/3 दे रखा है, यानी लोकल गवर्नमेंट्स। अब सेक्शन ई मैप बेस्ड क्वेश्चन था, आपको 14.1 में 2 प्लेस बतानी है। पहली प्लेस महात्मा गांधी ने इंडिगो यानी नील किसानों के लिए आंदोलन का कहाँ आरंभ किया, तो वो आपको बताना है। तो चंपारण बिहार पे कर देते, जस्ट लाइक मैं इंडिया का मैप भी यहाँ पे बता देती हूँ, मैं अभी बता दूँगी। देन द प्लेस वेयर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एट सेशन इन 1970, तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मद्रास में था, वो आपको लिखना था। एक चंपारण एक मद्रास, अभी मैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैप वाला क्वेश्चन ही है, हिस्ट्री में से ज्योग्राफी में से आपको 4 डैम के नाम बता दिए थे, एक सलाल, एक भाखड़ा नांगल, और एक हमें दे रखा था सरदार सरोवर, और एक हमें दे रखा था तुंगाभद्रा। ये 4 मैप दे रखे थे आपको, कोई 3 मैप इंडिया पे मैप में लोकेट करना था, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो चंपारण जो है वो आपको यहाँ पे लोकेट करना था, मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख देती हूँ, चंपारण यहाँ पे लोकेट करना था आपको बिहार में। और फिर आपको नेक्स्ट वाला था मद्रास आपको यहाँ लोकेट करना था, यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे थे, मद्रास नीचे लोकेट करना था, और इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं मद्रास, 1927 का यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें 4 डैम दे रखे थे, तो पहला था सलाल, तो यहाँ पे सलाल वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। एक भाखड़ा नांगल था जो कि यहाँ पे अमृतसर में आ जाएगा, भाखड़ा नांगल भी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, भाखड़ा नांगल। और एक हमारा टिहरी था, तो टिहरी था जो कि हमारा उत्तराखंड में है। और एक हमें दे रखा था सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर हमारा गुजरात में, सरदार सरोवर। ये सब मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले भी बताया था, और यही सब आपका आया। तुंगाभद्रा कर्नाटक में है, इसकी एक स्पेलिंग भी इंग्लिश में तुंगाभद्रा, तो ये कर्नाटक में। आपको यही सब फिल करने थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया और किस किस का कैसा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और एवरेज कितने मार्क्स आ सकते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब आपका मैम टीचर्स आपको मार्क्स दिखा दें, और जो आप अभी कमेंट करेंगे जितने मार्क्स अभी आप अपने एक्सपेक्ट करेंगे, और जो आपके करेक्ट मार्क्स आएंगे वो भी जिस दिन बता देंगे मैम, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो पे आके लिखेंगे। एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए, इसके अगर बुरा भी गया तो इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, नेक्स्ट पेपर और अच्छे से देना। एंड इसे छोड़ के आप डायरेक्ट आप ये वीडियोस भी देख ली, सॉल्यूशन भी देख लिए, अब इसे आप डायरेक्ट छोड़ के अपना नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।